दहेज का बंटवारा। सीमा अपनी सास विनीता के साथ रहती थी। सीमा अपनी शादी में ढेर सारा दहेज लेकर आई थी और उसी दहेज का घमंड सीमा के सर चढ़कर बोल रहा था। विनीता कुछ भी कह देती तो सीमा उस काम को करने के लिए सीधा मना करती थी। ऐसे ही एक दिन विनीता अपनी बड़ी बहू सीमा से कहती है, अरे ओ बहू, जरा शाम की चाय तो पिला दे। शाम के 6 बज रहे हैं लेकिन चाय मेरे हाथ में अभी तक नहीं आई। मम्मी जी, मैं यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। अरे मेरे माँ बाप ने इतना दहेज इसलिए थोड़ी ना दिया है कि मैं आगे पीछे करती रहूं। मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ कि आपको मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए। अरे तो क्या हो गया जो दहेज लेकर आई है, हैं? ऐसे जवाब दे रही हो जैसे कि दहेज लाकर मुझ पर एहसान कर दिया हो। और नहीं तो क्या, एक तरह से देखा जाए तो मैंने आपके ऊपर एहसान ही तो किया है। क्या था इस घर में? अरे इस घर में फ्रिज, टीवी और एसी मैं ही तो लेकर आई हूँ। इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है। उसकी ये अकड़ देखकर विनीता खुद से कहती है, बहू ने तो हद ही पार कर दी। कोई बात नहीं, अब जब मेरी छोटी बहू आएगी तो वही मेरी देखभाल करेगी। एक बार मेरी छोटी बहू को आ जाने दो, फिर इसको तो पूछूंगी भी नहीं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते महीने गुजर जाते हैं। एक दिन सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे कि तभी विनीता अपने छोटे बेटे विक्रम से कहती है, विक्रम बेटा, मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी उम्र हो गई है तो क्यों ना अब तेरे भी हाथ पीले कर दिए जाए। अरे माँ, हाथों को पीला करना है तो कहो, मैं अपने हाथों में रंग लगा लेता हूँ। उसकी इस बात पर सीमा हंसते हुए कहती है, देवर जी, हाथ पीले करने का मतलब ये नहीं कि आप रंग लगा लें। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी जी आपकी शादी की बात कर रही है। सीमा की बात सुनकर विक्रम अब शर्मा जाता है और हंसते हुए कहता है, भाभी, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप लोगों को जो करना है वो करिए। इस तरह से अब विनीता अपने छोटे बेटे विक्रम के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में विक्रम के लिए एक बहुत ही बड़े घर से एक लड़की का रिश्ता आता है। लड़की दिखने में सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी लग रही थी और यही देखकर विनीता उस लड़की के लिए हाँ कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी कि तभी एक दिन नेहा की जेठानी सोफे पर बैठकर टीवी में ससुराल सिमर का सीरियल देख रही थी और वहीं पर नेहा आ जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आप इस तरह से पैर पसार कर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही हैं। क्या आपको और कोई काम नहीं है? हे भगवान, अब तू मुझे मेरा काम बताएगी? अरे मैं अपना सारा काम करके बैठी हुई हूँ। हाँ वो सही है, लेकिन अब 9 बज रहे हैं और टीवी सीरियल में अनुपमा आ रहा है तो अब मुझे अनुपमा देखना है। आप वैसे भी बहुत देर से टीवी देख रही हैं, इसलिए अब टीवी देखने की बारी मेरी है। ये बड़ी अनुपमा देखने वाली। तू ये भूल रही है क्या, इस टीवी को मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ। अच्छा, अगर आप इस टीवी को अपने दहेज में लेकर आई हैं तो हॉल में क्यों लगा रखा है? लगा लीजिए ना अपने कमरे में। ये बात सुनकर सीमा मन ही मन कहती है, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। खुद का दहेज तो अपने कमरे में लिए बैठी है ना, इसलिए मुझे ज्ञान बांट रही है। कुछ कहा क्या जेठानी जी आपने? ना ना देवरानी जी, मैं आपको कुछ कैसे कह सकती हूँ भला। उन दोनों की बहस यूं ही चलती रहती है और कुछ ही समय में अब दोनों के पति घर में आ जाते हैं और अब विक्रम अपनी पत्नी नेहा और विनय अपनी पत्नी सीमा से कहता है, नेहा, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ सीमा, वो बिल्कुल सही कह रहा है, हम दोनों बहुत थके हैं, जल्दी से खाना लगा दो दोनों के लिए। अब सीमा डाइनिंग टेबल पर दोनों के लिए खाना लगाती है। दोनों खा लेते हैं तो कुछ समय बाद सीमा, नेहा और विनीता साथ में बैठते हैं खाने के लिए। खाने के दौरान नेहा अपनी जेठानी को कहती है, जेठानी जी, जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप खाना खा रही हैं ना, वो डाइनिंग टेबल मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ। अब क्या था, उसकी बात सुनते ही सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपना खाना लेकर अपने कमरे में पैर पटकते हुए चली जाती है। ये देखकर विक्रम और विनय दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं।
लेकिन उन्हें कौन समझाए कि उन दोनों की पत्नी दहेज के पीछे जंगलियों की तरह लड़ती है। इस तरह विनय और विक्रम दोनों ही अपने अपने कमरे में जाते हैं, जहां सीमा अपने पति विनय से कहती है, देखिए जी, कल से हम उस डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल मेरे दहेज में नहीं आया और मैं किसी और के दहेज के सामान पर अपना हक नहीं जताना चाहती। एक तरफ तो सीमा ये बात बोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने पति विक्रम से कहती है, देखिए जी, मैं कह दे रही हूँ, अगर आपने टीवी देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपको टीवी चाहिए तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, लेकिन आप वो बड़े सी टीवी को बिल्कुल नहीं देखेंगे। अपनी पत्नियों की बात सुनकर दोनों हॉल में जाकर सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और उन दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी को लेकर झगड़ा होता रहता। ये देखकर विनीता परेशान हो जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी विक्रम और विनय अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों दहेज के सामान के पीछे इस तरह क्यों झगड़ रही हैं? अब क्या बताऊं मेरे बच्चों, मैंने तो इन दोनों की शादी इसलिए करवाई थी ताकि ये दोनों मुझे कुछ सुख दे, लेकिन इन दोनों को तो अपने ही झगड़े से फुर्सत नहीं। भला ये दोनों मेरी देखभाल कहाँ से करेंगे? मैं तो अब फंस गई हूँ इन दोनों की लड़ाई के बीच, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माँ, अब कहीं नहीं जाएंगे। ये दोनों दहेज को लेकर लड़ाई कर रही हैं ना, अब देखो मैं इनका झगड़ा कैसे खत्म करवाता हूँ। लेकिन भैया, इन दोनों का झगड़ा कैसे खत्म होगा? विक्रम, वो कहावत सुनिए ना, न रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। ठीक उसी तरह ना रहेगा दहेज और ना होगी लड़ाई। भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे प्यारे भोले भाई, इन दोनों का दहेज इस घर में रहेगा ही नहीं तो ये झगड़ा कैसे होगा? हम दोनों भाई इन दोनों के दहेज को इनके मायके भिजवा देंगे। विनय की बात विक्रम समझ जाता है और अगली सुबह विनय और विक्रम दोनों ही अपने ससुराल में आए हुए दहेज के सारे सामान को वापस लौटा देते हैं। जब वो सामान लौटाकर अपने घर आते हैं तब सीमा और नेहा कहती हैं, अरे, आप हमारे सामान को कहाँ छोड़कर आ गए? कहाँ है हमारा सामान? तुम दोनों के दहेज के सामान को तुम्हारे मायके पहुंचा दिया है, क्योंकि तुम दोनों का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया था। अरे एक बहू होती है जो घर को संवार कर रखती है, लेकिन तुम दोनों जंगलियों की तरह लड़ती रहती हो। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने तुम दोनों के दहेज के सामान को तुम्हारे मायके छोड़ दिया है। हाँ मेरी प्यारी बहू, मैं तुम दोनों के बीच में इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि तुम दोनों मेरी सुनती ही नहीं थी। अरे कुछ सामान के पीछे तुम अपना रिश्ता खराब क्यों कर रही हो? उन तीनों की बात सुनकर नेहा और सीमा अपनी नजरें झुका लेती हैं और सभी से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम दोनों ने अपने अपने सामान के पीछे इतने झगड़े किए हैं कि हम ये भूल गए थे कि हमारे घर में हमारे अलावा आप लोग भी हैं। हाँ, आगे से हम दोनों ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमें माफ कर दो और हमारे सामान को वापस ले आओ प्लीज। उन दोनों को सभी माफ तो कर देते हैं, लेकिन नेहा की बात सुनकर विनय कहता है, तुम्हारा दहेज का सामान तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आज से घर में जो कोई भी सामान आएगा वो हम दोनों भाई ही लेकर आएंगे। विनय की बात से अब सभी राजी हो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपने रहने सहने का तरीका बदल सकता है, लेकिन अपनी हरकत कभी नहीं सुधार सकता। ठीक उसी तरह नेहा और सीमा थे। धीरे धीरे अब विनय और विक्रम दोनों ही अपनी सैलरी में से अपने घर में सामान लेकर आने लगते हैं और अब नेहा और सीमा की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। ना, अब मायके के नाम से नहीं, अरे ये तो मेरे पति की कमाई का है। और ये देख, विनीता अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठ जाती है।